मंच पर आसीन हमारे विद्वान मित्र लोग और अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समुदाय, सबसे पहले हमारी गिरफ्तारी के बाद जो आप सबने स्नेह दिया, गिरफ्तार होते ही आप सब जो सड़क पर उतरे और हमें असीम स्नेह प्रदान किया, और उस क्रम में पुलिस की लाठी की परवाह नहीं करते हुए आपको कितने चोट लगी उसकी नहीं परवाह करते हुए आपने जो हमारे रिहाई के लिए पहल किया, नेपाल सरकार के अत्याचार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया, और उस क्रम में बहुत सारी तकलीफ आप सबको हुई, बहुत सारे लोगों को लाठी भी खाना पड़ा। उन सब चीजों के लिए मैं आप सभी जनता को सबसे पहले लाख लाख नमन करना चाहता हूँ। और जिस स्वस्फूर्त तरीके से वह विरोध प्रदर्शन हुआ पूरे मधेश में, जिस निस्वार्थ भाव से वह प्रदर्शन हुआ, और जिस तरह से मधेसी जनता ने अभूतपूर्व एकता दिखाई, अभूतपूर्व वीरता दिखाई, वह अपने आप में एक उदाहरणीय है। वह उदाहरण बन चुका है, वह एक इतिहास, स्वर्णिम इतिहास बन चुका है। वह इतिहास में जब भी मधेश का इतिहास लिखा जाएगा, वह स्वराज का आंदोलन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उस क्रम में इस जिला से भी श्री प्रकाश पासवान, रुदल हरिजन, बाल गोविंद चौधरी और सुरेश यादव लगायत के लोग सब घायल हुए थे। उन्हें मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने हमारे लिए और मधेश के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए हम सभी मधेसी आभारी हैं, और मैं तो खास करके और ज्यादा आभारी हूं। आज जिस भूमि पर मैं खड़ा हूं, वहां पर खड़ा होते हुए मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है। यह नवलपरासी की भूमि है, जहां पर कभी कोलिय वंश का राज्य हुआ करता था, और आप यहाँ पर देखते हैं रामग्राम यहीं पर अवस्थित है, जहां पर माया देवी का जन्म हुआ था। यानी कि बुद्ध, भगवान बुद्ध का मामा घर जो है वो यहीं पर पड़ता है। यह उतने प्राचीन सभ्यता के स्थल है, कोलिया वंश के उस समय के सभ्यता का स्थल है। और उतना ही नहीं, केवल 25 से वर्ष पुराना सभ्यता यहाँ का नहीं है। इसी नवलपरासी जिले में डंडा नदी के किनारे जावा मानव और पेकिंग मानव कहकर होमो इरेक्टस होते हैं, जो मानव आने से पहले ही, या हमारे कहिए तो प्रागैतिहासिक, जिस समय मानव का विकास ही हो रहा था, उसका हाथ हथियार यहाँ पर मिला है डंडा नदी के किनारे से। इससे साबित होता है यहाँ पर लाखों लाख वर्ष पहले भी सभ्यता का उदय हुआ था। हम उस सभ्यता से यहीं पर पास में ही बुटवल के तीनों नदी के किनारे से 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पुराने रामापीठेकस, जो कि आदमी जैसे ही हुआ करते थे, उसका अवशेष मिला है। यानी यहीं पर आसपास में मानव का विकास भी हुआ और मानव सभ्यता का उदय भी हुआ। तो यहाँ पर का जो सभ्यता है, यहाँ की जो सभ्यता है, वह कोई आज की सभ्यता नहीं है, वह लाखों लाख वर्ष पुरानी सभ्यता है। और उसी भूमि पर आज मैं खड़ा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है, और आप सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ विषय पर। तो तुलसीदास जी ने कहा है, आपतकाल परिखहि चारी, धर्म धीरज मित्र अरुणारी। यानी जब कोई आपतकाल आता है, जब दुविधा की घड़ी आती है, कठिनाई की घड़ी आती है जीवन में, तो उस समय में आदमी का धर्म का परीक्षा होता है। और कुछ महीने पहले जो आपतकाल हमारे जीवन में आया,
उससे हमारा स्वधर्म का भी परीक्षा हुआ है, उससे हमारी परीक्षा हुई है, उससे पूरे मधेश की परीक्षा हुई है। और उस परीक्षा के बाद, उस घटना के बाद जो गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो घटनाएं घटी, उन सब घटनाओं के बाद हम आज यही कह सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य प्रति और भी दृढ़ हो गए हैं। हमारा जो मधेश आजादी का लक्ष्य था, उस प्रति हम और भी प्रतिबद्ध हो चुके हैं और पहले से कहीं और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। और जिस तरह आप किसी लोहा को गर्म करके, लाल करके उस पर बार बार प्रहार करेंगे, वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है और ज्यादा धार वाला हो जाता है, बड़े बड़े लकड़ी को काट देता है। उसी तरह जो नेपाल सरकार ने हम सब पर प्रहार किया, हमारी गिरफ्तारी की, उसके बाद मधेश पर दमन किया, बार बार प्रहार किया, उससे हम सब पहले से कहीं और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। और इसके लिए हम सब नेपाल सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें इस परीक्षा के द्वारा, परीक्षा के जरिए और भी मजबूत कर दिया है, अपने इरादा पर हमें और भी बुलंद कर दिया है। और कहीं न कहीं अदालत ने 50,000 धरोहर में छोड़ देने की बात फैसला कर देने के बावजूद भी हमने जेल जाने का जो फैसला किया, कहीं न कहीं वह भी इसी वजह से, ताकि हम और ज्यादा मजबूत हो सके। नेपाल सरकार ने शायद सोचा होगा कि एक दो मधेसी को जेल भेज देते हैं तो कहीं डर जाएगा, लेकिन हम उनको खबरदारी करना चाहते हैं, हम उनको सावधान करना चाहते हैं कि आज के वीर मधेसी उनके जेल जाने से नहीं डरते और इस मिट्टी को जरूरत पड़ी तो हम बलिदान देने से भी नहीं डरते, ये हम बताना चाहते हैं। और हम एक बार नहीं, हम बार बार जेल जा सकते हैं मधेश के लिए, 100 बार भी जेल जा सकते हैं मधेश के लिए, 100 बार भी लिख सकते हैं मधेश के लिए। और सरकार चाहे जितना भी यातना दे दे हमें, हम अपने लक्ष्य प्रति अचल हैं। और उसके विषय में हिरासत से ही मैंने कहा था, जला दो, चाहे उधेड़ दो चमड़ी को मेरी बाहों से, चाहे उधेड़ दो चमड़ी को मेरी बाहों से, आजादी ही गूंजेगी मेरी हर आहों से, पर मधेश माँ का चीरहरण होने नहीं दूंगा, माँ मैं तेरी अस्मिता कभी खोने नहीं दूंगा। यह बात शासक लोग कान खोलकर सुन ले। और जेल के दौरान भी आप सबने बहुत ही प्रेम किया, बहुत ही स्नेह दिया। जब मैं जेल में बंद था, दिल्ली बाजार जेल में, तभी वहां बहुत लोग मिलने आए, बहुत लोग ने अपना प्यार हमें दिया, हौसला दिया। और इधर मधेश में तो वो लोग बहुत कुछ कर ही रहे थे। और उसी के दौरान बहुत सारे जिलों में 1-1 रुपया चंदा संकलन करके हमारी रिहाई के लिए पहल किया गया। और उसी जनमत को कदर करते हुए लाखों लाख लोग ने जो 1 रुपया दान करके धरोटी बुझाकर हमें जेल से निकालने का जो जनमत दिया, उसी जनमत को सम्मान करते हुए हमने जेल से बाहर निकलने का फैसला किया। यह जनमत का आप सबका सम्मान है, उसी मत का सम्मान है। और दूसरी बात, जब हम जेल में बंद थे तो बाहर में बहुत सारे अवसरवादी तत्व सब निकल आए, जिन्होंने मधेसी जनता को पुनः दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, मधेसी जनता को पुनः भटकाने की कोशिश की, पुनः उन्हें अधिकार से वंचित करने की पुरानी कोशिश की। और इसीलिए हमने जेल से बाहर निकलने का फैसला किया। और निकलकर बार बार हम यही कह रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य प्रति अचल है, हम मधेश की आजादी के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। और उन भ्रम फैलाने वालों को भी मैं कहना चाहता हूं, सावधान हो जाओ,
क्योंकि मधेसी जनता को अब टुकड़ों टुकड़ों में मध्य प्रदेश नहीं, एक अखंड आजाद मधेश देश चाहिए। और काठमांडू में उनके लिए गादी नहीं बल्कि मधेश की आजादी चाहिए। ये बात वे भ्रम फैलाने वाले लोग भी याद कर लें, क्योंकि जिस गुलामी में हम जी रहे हैं आज, जिस औपनिवेशिक शासन का साधारण अर्थ होता है बाहर से आए हुए फिरंगियों के द्वारा शासन चलाना, बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा यहाँ पर शासन कायम करना। जिस औपनिवेशिक शासन में हम जी रहे हैं उसका केवल एक ही निकास है, एक ही उपाय है, आजादी। और इसीलिए हम आजादी के लिए ही संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। आजकल किताबों में, स्कूल के किताबों में हमें कुछ और पढ़ा दिया जाता है, हमारे इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, वहां पर कुछ और पढ़ा दिया जाता है और हमारे दिमाग को दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। इसीलिए इस बात पर थोड़ा बहुत मैं समय लेकर विचार करना चाहूंगा। तो लोग कहेगा हम औपनिवेशिक शासन में कैसे हैं, यानी कि हम सब गुलामी जीवन कैसे जी रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग सभी लोग जानते हैं कि भारत में कभी अंग्रेज का उपनिवेश था, अंग्रेजों का राज था भारत में। तो जब भारत में अंग्रेजों का राज था तब भारत में केवल 3%, मोटा मोटी कहिए 3% सैनिक जो था अंग्रेज थे। यानी कि केवल सैकड़ा में 3 सेना जो है अंग्रेज होने से भारत क्या हो गया, अंग्रेजों का गुलाम हो गया। भारत में अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन कायम हो गया केवल सैकड़ा में 3 सिपाही जो है अंग्रेज हो जाने से। हमारे यहाँ मधेश में क्या अपना सेना है? आप कहीं सैनिक कैंप चले जाइए, वहां सैकड़ा में तलाश कीजिए, कितने मधेसी मिलेगा आपको। यानी कि मधेश की भूमि पर जो आज सेना मौजूद है वह हमारी अपनी सेना नहीं है, वो मधेश के बाहर से आकर यहाँ पर सैनिक कैंप बनाकर रखी हुई है। मधेश में जो सेना मौजूद है उसमें से 95 कहिए तो लगभग 95 से भी ज्यादा सैनिक मधेश के बाहर से आकर मधेश की भूमि पर क्या कर रहे हैं, कैंप बनाकर राज कर रहे हैं। जब भारत में केवल 3 सैनिक बाहर से आ जाते हैं सैकड़ा में तो उपनिवेश हो जाता है, गुलाम हो जाता है। तो हमारे यहाँ 95 से ज्यादा सैनिक मधेश के बाहर से आ जाते हैं, तो यह क्या है, यह बात विचार कीजिए। दूसरी बात है औपनिवेशीकरण को अंग्रेजी में कोलोनाइज कहा जाता है, और कोलोनाइज का मतलब है एक जगह का आदमी दूसरे जगह जाके बैठ जाना। तो यहां पर क्या हो रहा है देखिए, यहां पर पहाड़ी लोग, नेपाली लोग यहां पर आकर यहां पर बैठते जा रहे हैं और बैठते गए हैं और बहुत ही तीव्र गति में बैठते गए हैं। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तब बहुत ही कम अंग्रेज लोग वहां पर आए थे, बहुत ही कम प्रतिशत। लेकिन हमारे यहाँ मधेश में 50 वर्ष 60 वर्ष पहले देखिए सन 1951 में केवल 6% पहाड़ी नेपाली लोग यहाँ पर मौजूद थे, केवल 6%। उसके 50 वर्ष बाद सन 2001 में वह प्रतिशत 6% से बढ़कर 33% हो गया, यानी सैकड़ा में 33 लोग वो ही हो गए। तो यह क्या है, औपनिवेशीकरण नहीं तो यह क्या है? यानी कि एक तरफ से इधर से उधर नहीं जा रहे, उधर से खाली इधर आ रहे हैं और यहाँ के जो मूलवासी है, थारू है, राजवंशी है, यहाँ के जितने भी मूलवासी है उनका जमीन छीनकर यहाँ पर बैठते गए हैं। कभी भूमि सुधार के नाम पे, कभी कुछ नाम पे, कभी कुछ नाम पे, कभी सुकुम्बासी के नाम पे यहाँ पर हमारी भूमि को छीनकर यहाँ पर बैठते गए हैं और हम यहाँ पर बेघर होते गए हैं। आज यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है उसमें से 41% मुस्लिम के पास अपनी भूमि नहीं है। आज मुस्लिम में 41% मुस्लिम भूमिहीन है, लेकिन यहाँ पर जब सुकुम्बासी आयोग आएगा तो पहाड़ी लोगों को लाकर यहाँ पर बिठाएगा। दलित में कहिएगा तो दलित में 45% दलित आज भूमिहीन है, लेकिन यहाँ पर जंगल को उजाड़ कर पहाड़ी लोग आकर बस रहे हैं, लेकिन वो जमीन हमें नहीं दी जाती है। इस तरह से एक तरफा तरीका से खाली नेपाली शासक लोग
उधर से इधर आकर बैठते जा रहे हैं और हमारी जमीन छीनते हुए हमें ही अपने घर से बेघर करते हुए यहाँ पर बैठते जा रहे हैं। तो यह घोर उपनिवेश है। ऐसा उपनिवेश भारत में भी नहीं था। वहां पर मुश्किल से 1-2% अंग्रेज आया था। यहाँ पर तो हमारी जमीन छीन कर यहाँ पर 30%, 1/3 से ज्यादा हो गए हैं। तीसरी बात है, जब नेपाल हमारा अपना ही देश होता तो वहां पर जाने के लिए वीसा नहीं लेना पड़ता। जैसे कि आजकल आप सब दुबई जाते हैं, कतार जाते हैं, मलेशिया जाते हैं तो आपको वीसा पासपोर्ट लेना पड़ता है क्योंकि वह दूसरा देश है। तो मधेशियों को भी नेपाल जाने के लिए 2015 साल तक, यानी कि आज से 50-60 वर्ष पहले तक भी वीसा लेना पड़ता था। पहले 2015 साल यानी सन 1958 तक मधेशियों को काठमांडू जाने के लिए, नेपाल जाने के लिए पहले वीसा लेना पड़ता था। वह वीसा चिसापानी गढ़ी में चेक किया जाता था, उसके बाद ही उसको नेपाल यानी कि काठमांडू जाने दिया जाता था। यह एक देश था ही नहीं, 50-60 वर्ष पहले भी एक देश था ही नहीं। यह तीसरा कारण है कि हम सब अलग देश के रूप में 50 वर्ष पहले तक भी कहीं न कहीं अवस्थित थे। हमारा अलग अस्तित्व 50 वर्ष 60 वर्ष पहले भी कायम था। और चौथी बात है आर्थिक नीति के कारण। यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि वो लोग बाहर से आए तो उसको यहाँ की चीज पर कोई लगाव नहीं रहता। यहाँ की जल हो, जमीन हो, जंगल हो, किसी चीज से यहाँ पर लगाव नहीं रहता। वो बस क्या करना चाहते हैं, यहाँ के जितने भी साधन स्रोत है उसको दोहन करके वो अपने जगह ले जाते हैं। यहाँ पर जितने राजस्व उठते हैं, भैरवा नाका से जितना उठता है, जोगबनी से उठता है, बिरगंज नाका से जितना पैसा उठता है, जितना भूमिकर, मालपोत, पानीपोत जितना भी उठता है, जो भी राजस्व उठता है, इवन यहाँ जो घर बनाते हैं वो भी राजस्व आपको देना पड़ता है। जितना सब कुछ उठता है वो यहाँ से उठाता है और उठा के कहाँ लेके चला जाता है, पहाड़ की तरफ, अपने घर की तरफ, नेपाल की तरफ, काठमांडू की तरफ। और यहाँ पर कुछ रहने नहीं देता है। यहाँ पर एक हुलाकी राजमार्ग है, वो 25 वर्ष से ऐसे कैसे पड़ा है, उसका मरम्मत संभाल तक भी नहीं किया जाता। लेकिन वो लोग हमारे पैसों से मध्य पहाड़ी राजमार्ग बना चुके हैं। तो यह होता रहा है, यह आर्थिक शोषण होता रहा है यहाँ पर। और यही होता है औपनिवेशिक शासन में। अंग्रेज का जब शासन था तो उसको भी जो सोना चांदी मिलता था भारत में वो लेकर बेलायत चले जाते थे। और उसी तरह यहाँ भी फिरंगियों का जो शासन है, नेपाली फिरंगियों का, वो लोग उन लोगों को यहाँ पर जो भी कुछ मिलता है उसको बेचकर यहाँ से लेके चले जाते। यहाँ पर जितना भी हमारा जंगल था उसको कटवा कर ये लोग लेके चले गए। उससे जितना भी पैसा था वो लेके चले गए। लेकिन मधेशियों को अगर अपने हल बनाने के लिए भी कुछ काठ की जरूरत पड़ेगी तो पहले आपको सीढ़ियों से लिखा के लेना पड़ेगा। वो काठ भी मुश्किल से मिलता है। आप अपने ही घर के काठ या जलावन एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो पुलिस यहाँ पर आपको पकड़ती है। आजकल अपने ही अनाज, अपने ही गेहूं मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, आपको पुलिस पकड़ती है यहाँ पर। इस तरह से हम पर नियंत्रण करके रखा। खाते पीते वो हमारे हैं लेकिन हम पर नियंत्रण करते हैं। नेपाल राज का जो है 75-76% राजस्व जो है वो मधेश से उठता है। लेकिन बदले में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाता। बजट में जो है 5%, 6%, 7% इस तरह से दिया जाता है। और बदले में यहाँ पर मोड़ मोड़ पर, हर गली, हर चौराहे पर सशस्त्र प्रहरी लगाकर रख दिया जाता है ताकि हम पर राज किया जा सके, हम पर दमन किया जा सके। और इसी कारण से आज स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि जो मधेश कभी अन्न का भंडार कहा जाता था वहां पर आज भूखे लोग मर रहे हैं। आज 19% परिवार जो है मधेश में वह अति खाद्यान्न अभाव के दौरे से गुजर रहे हैं। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। यानी सैकड़ा में 19 परिवार के पास वह हालत हो गई है। यहाँ के 50% बच्चे, आधे बच्चे में खून की कमी है। हम सब इस तरह से अनाज तो उपजाते हैं
लेकिन वही अनाज आपको हुमला जुमला में सस्ते दामों में मिलता है, यहाँ पर हमें खाने के लिए नहीं मिलता। और यह होता इसलिए है क्योंकि हम सब अपनी बेसिक शासन के तहत जी रहे हैं। आज किसान खेती करने के लिए इतने संघर्ष करते हैं, उन्हें बीज खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता। वो अगर भारत से, इंडिया से, बॉर्डर आर पार से अगर खाद लाने के लिए कोशिश भी करते हैं तो उन्हें उन पर गोली चलाई जाती है। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की जाती और हम सब ऋण लेकर भी डीजल पेट्रोल खरीद कर सिंचाई करते हैं, उसमें अनाज उगाते हैं। और इतना मेहनत करने के बाद क्योंकि खाद भी हम खरीदते हैं ऋण लेकर, सिंचाई भी करते हैं ऋण लेकर, और जब अनाज उपजता है तब तो उसका भाव क्या करता है, ये कम कर देता है। यही सरकार खाद बॉर्डर आर पार से नहीं लाने देती है, लेकिन जब धान उपज जाता है तो उस धान को लाने देती है ताकि हमारे किसानों के धान जो है कौड़ी के भाव में बिकने लगते हैं। और ये जानबूझकर किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम पे ऋण चढ़ जाए, हम घाटे में चले जाए। ऋण चढ़ जाएगा तो क्या होगा, कल हम खेत बेचेंगे। और यही हुआ है मधेश में, बारंबार हम पर ऋण किसी न किसी तरीके से लादा गया और उस ऋण को चुकाने के लिए हमने खेत बेचा। और उस खेत पर कब्जा कौन करता है? वो लोग आकर करते हैं। तो यह चक्रव्यूह में हमें फंसाया गया है ताकि वो लोग यहाँ पर आकर हमारे खेत पर, हमारे जमीन पर कब्जा करके यहाँ पर राज कर सके। आज यहाँ के किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई कॉलेज स्कूल खोला नहीं जाता। अगर हम खोलते भी हैं तो उसके लिए परमिशन ये सरकार नहीं देती है। जो भी कॉलेज स्कूल थे यहाँ पर वो भी यहाँ से उठाकर, उसका भी अवस्था बहुत ही जीर्ण हो चुका है। और बहुत संघर्ष करके यहाँ के किसान, यहाँ के लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं तो उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी नहीं मिलती उन्हें दर दर ठोकर खाकर घूमना पड़ता है। आज एक से एक योग्य युवा सब, एक से एक योग्य विद्यार्थी सब यहाँ पर बैठे बेरोजगार घूमते फिर रहे हैं। उन्हें सरकार कोई नौकरी नहीं दे सकती है। लेकिन जब हम दुबई कतार से पैसा कमा के भी लाते हैं, अपने खून पसीना बहा के भी पैसा लाते हैं, तो वह पैसा यह सरकार जो है हमसे छीन लेती है। कहेंगे कैसे? तो कभी कुछ टैक्स के नाम पे, तो कभी कुछ टैक्स के नाम पे। आपको साधारण उदाहरण देता हूं, अगर दुबई कतार से आप आते हैं तो सबसे पहले खरीदते क्या है? मोटरसाइकिल। तो जिस मोटरसाइकिल की दाम यही बॉर्डर के पार में 50,000 भी नहीं है, वो यहाँ पर आपको कितने में खरीदना पड़ता है? 1.5 लाख 2 लाख में खरीदना पड़ता है। तो 1.5 लाख में जब वही चीज खरीदते हैं तो आपसे 1 लाख तो कौन ले गया? ये सरकार ले गया। जो सरकार आपको कुछ दे नहीं पाई, आपने अपने बाल बच्चों को मर के पढ़ाया, नौकरी तक नहीं दे पाई, फिर वो बाल बच्चा जो है दुबई कतार जाकर ऋण लेकर दुबई कतार गए, वहां पर कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी करके जो पैसा कमाए उसका भी जो हिस्सा है कि किसने छीन लिया? नेपाल सरकार ने छीन लिया। और इस तरीके से हम पर, हमारे पैसों पर, हमारे साधन स्रोत पर यह सरकार नियंत्रण करती आई है। हम जो भी कमाते वो भी छीनती आई है और हमें अंधकार की ओर धकेलती आई है। और आज उसी पैसा से ये सरकार बंदूक खरीदती है, उसी पैसा से एटीएफ के जवान रखते हैं और हम पर शासन करने के लिए यहाँ पर गली गली में छोड़ देते हैं। आज ट्रैफिक पुलिस देखिए, चौक चौराहे पर कहीं भी आपको जब उसको पैसा की कमी हो जाएगी तो कहीं पर रोककर पैसा तलाश करना शुरू कर देगी। कहीं पर उनके लिए कोई नियम कानून नहीं रहता, उसको जब चाहिए पैसा आपको कहीं भी रोक दे। तो यह शोषण हमारे साथ होता रहा है। तो इस औपनिवेशिक शोषण से निकलने के लिए हमने काफी संघर्ष किया है, हमारे पूर्वजों ने काफी संघर्ष किया है, अनेक बार आंदोलन किए हैं। आंदोलन आज से नहीं हो रहा है, 2007 साल का आंदोलन भी यहीं से हुआ था, 2036 साल का आंदोलन भी हुआ। यहाँ नवलपरासी में जो 2023 का आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन, वो बहुत ही प्रख्यात आंदोलन है, जिस समय में भूमि सुधार लागू करके यहीं के लोगों से भूमि छीन ली गई थी। और तब जाके बहुत सारे लोग जब भूमिहीन हो गए यही नवलपरासी में, तो उन किसानों ने विद्रोह किया।
पर उन विद्रोह को नेपाली पुलिस लगाकर, नेपाली सैनिक लगाकर दबाया गया था, जिसमें 9 आदमी की मृत्यु हो गई थी इसी नवलपरासी में। 2025 साल की बात है। उस समय में अनिवार्य बचत कह के योजना लाया गया। यहाँ पर किसानों को खाने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन सरकार कहता था हमारे पास अनाज जमा करो। यहाँ पर किसान अपने बाल बच्चों को खिला नहीं सकते थे और सरकार की कोठी में उन्हें अनाज रखने के लिए जबरदस्ती किया जाता था। और जब उसके विरोध में नवलपरासी से लेकर कपिल वस्तु तक के किसान जब उतरे, तो उस पर भी बेरहमी से गोली चलाई गई और उस गोली कांड में 23 आदमी, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 23 आदमी मारे गए थे। सरकार ने उस घटना की छानबीन तक करने की अनुमति नहीं दी। वो तो सरकारी रिपोर्ट निकालते हैं, लेकिन उसमें कितने मारे गए आज तक किसी को अंदाजा नहीं है। ये 2025 साल की बात है। उसके बाद भी बहुत आंदोलन हुए। 2046 साल में आंदोलन हुआ, मधेश आंदोलन हुआ, हर बार हमने बलिदानी दी, लेकिन क्या हमें अधिकार मिल गया? बार बार वही होता है, हम आंदोलन करते हैं, कोई समझौता होता है, बाद में उस समझौता का कोई मायना नहीं रहता। हर बार होता है, हर बार हम जान गंवाते हैं, लेकिन हमें अधिकार नहीं मिल पाता। तो इस निष्कर्ष पर अब हमें पहुंचना होगा। तो इसका एक ही समाधान है, हमें आजाद होना होगा। धान का सीजन है, धान लगा के, धान का ढेर लगा के बैठे, धान आपका। और बाहर से क्या होता है, रात को एक चोरवा आता है, चोर, और आपके हाथ को उल्टा करके इसे बांध देता है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा? उससे कहिएगा नहीं भाई 2 बोरा धान मुझे दे दो, ये कहिएगा कि ये कहेगा नहीं भाई ये एक भखारी मेरे लिए बना दो, ये कहिएगा कि अपना हाथ खोलिएगा। इसका समाधान क्या है? यानी कि उससे 2 बोरा धान मांगेंगे तो वो धान तो अपना ही है। 2 बोरा आज धान मांगे, कल क्या करेंगे? फिर आपका हाथ तो बंधा ही है, बार बार उससे गिड़गिड़ाते रहिए। या धान के लिए अलग भखारी कोठिए मांग लेते हैं, तो उसमें भरेगा भी कौन? वही भरेगा। उसमें भूसा भरना है कि नहीं भरना है, या कब तक धान देगा, वो भी उसके हाथ में, क्योंकि आपका हाथ तो क्या है? बंधा है। तो इसका सही समाधान क्या है? अपने हाथ को खोलना। अगर हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, बाहर से लोग आकर हमारे हाथ को बांध दिए हैं, तो हमें पहले क्या करना होगा? अपने हाथ को खोलना होगा, हमें आजाद होना होगा। वही इसका प्राकृतिक समाधान है। दूसरा कोई समाधान जो दिखाई देता है वो गलत है, वो समाधान नहीं। समाधान है आप अपने हाथ को खोलिए, आप गुलामी की जंजीर को तोड़िए। दूसरी बात है, मधेश में जो सेना मौजूद है वो हमारी अपनी सेना नहीं है, और जब तक यह सेना या बाहरी सेना या फिरंगी सेना मधेश की भूमि पर मौजूद रहेगी, तब तक कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी शासन व्यवस्था, कोई कुछ मायना नहीं रखता। क्योंकि कभी भी इमरजेंसी लगाकर वो सारे अधिकार को पल भर में निलंबन किया जा सकता है। कभी भी अगर मधेसी सर उठाकर चलने लगेगा, वो सारे अधिकार को पल भर में कहेगा इमरजेंसी है और सब कुछ खत्म पल भर में। तो जब तक वो सेना हमारी नहीं है, तब तक ये नियम, कानून, व्यवस्था, संहिता कोई कुछ मायना नहीं रखता। इसीलिए हमें क्या लानी चाहिए? आजादी ही चाहिए। आजादी आने के बाद ही वो फिरंगी सेना को यहाँ से वापस किया जाएगा, जैसे कि अंग्रेजी सेना भारत से वापस गए थे, और इस जगह पर हमारी अपनी सेना यहाँ पर मौजूद होगी। तीसरा कारण, हम क्यों आजादी चाहते हैं? क्योंकि हम सब स्थायी रूप में, परमानेंट रूप में समाधान चाहते हैं। आज आपके पास कुछ मुद्दा होता है, आप संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, जैसे गन्ने के भाव के लिए। बहुत किसानों के गन्ने जो अभी पड़े हैं खेत में, उचित दाम नहीं मिल रहा है, और मिलेगा नहीं, क्योंकि वो शोषण करना चाहते हैं हर एक दृष्टिकोण से। तो अभी इस बार आप आंदोलन में उतरेंगे, बहुत आंदोलन करेंगे, कुछ लोग मारा गया तो आपको उचित दाम इस बार दे देगा, फिर अगली बार क्या करना है? वही बार बार वही होता है, हम आंदोलन करते हैं, कोई समझौता होता है, बाद में उस समझौता का कोई मायना नहीं रहता। हर बार होता है, हर बार हम जान गंवाते हैं, लेकिन हमें अधिकार नहीं मिल पाता। तो
इस निष्कर्ष पर अब हमें पहुंचना होगा। तो इसका एक ही समाधान है, हमें आजाद होना होगा। और इसी कारण से प्रहरी हिरासत में ही हमने लिखा था, 100 बार जन्म देना मधेश मातू, 100 बार ही तुझ पे मिट जाने की तमन्ना है। 100 बार जन्म देना मधेश मातू, 100 बार ही तुझ पे मिट जाने की तमन्ना है। वीरों का खून मुझ में भर दे मातू, 100 बार खून से आजादी लिख जाने की तमन्ना है। मेरे गांडी में टंकार भर दे मातू, कुरुक्षेत्र में गौरवों को जीत जाने की तमन्ना है। सौगंध तेरे चीर हरण की मां, दुशासन छाती चीर आजादी गीत गाने की तमन्ना है। कुछ पल मधेश मां का ख्याल रखना दोस्तों, मर के भी वापस फिर आने की तमन्ना है। जय मधेश। धन्यवाद।